ब्रेक तो भी जो है एकदम हो गया था। अभी करेंगे यार खत्म थोड़ा। चलो 194D इंश्योरेंस कमीशन, इसको मार्क नहीं करवा रही हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ, मार्क नहीं करवा रही हूँ, याद रखना। 194D इंश्योरेंस कमीशन, एनी पर्सन इंश्योरेंस कमीशन, वो पॉलिसी खरीद लो हमारी कंपनी की, ऐसा अच्छी है ये वो इंश्योरेंस कमीशन। तो अब पॉलिसी वाले जो बेचने वाले इंश्योरेंस बांटते हैं, इनका पॉलिसियाँ बांटते हैं, तो उनको कंपनी कमीशन देती है पॉलिसियाँ बेचने पर। तो जो उनको कमीशन मिल रहा है, कोई भी पर्सन यानी कि इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है या कोई बंदा या HUF या ए, उन्होंने एनी बोल दिया, मिल रहा है किसी रेजिडेंट को कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यहाँ पर अर्लियर नहीं लिख रखा, ठीक है। और पेमेंट यहाँ पर प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर रेट्स चेंज हुए हैं, नहीं 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 नहीं, कहाँ बना रहे हैं आप? दो इकट्ठे हो गए सेक्शन, सॉरी ये है, लेकिन रेजिडेंट डी वो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। एक बंदा एनी पर्सन रेजिडेंट को पेमेंट करिए 10 या 5% या 10% फॉर डोमेस्टिक कंपनी ₹15,000। कब हुआ है 10%? मैं 5-10 5 फॉर इंडिविजुअल, 10% फॉर कंपनी। अगर एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके कोई कमीशन कमा रहा है तो 5% TDS करेगा। अगर कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही है किसी और के बिहाफ पे तो 10%। हाँ, पैसा लेने वाला कंपनी है तो 10, पैसा लेने वाला इंडिविजुअल तो 5, ठीक है। पे ई को बाई को फॉरगेट कर दो ना, इंश्योरेंस कमीशन है, उसका जो पे ई है, अगर कंपनी है तो 10 था, अगर इंडिविजुअल HUF है तो 5 है। पेई जो पैसा लेता है वो पे ई होता है ना। लेगा वो पे करेगा TDS, जो लेगा इंश्योरेंस वो पे करेगा TDS। कंपनी ने एक दूसरी कंपनी या तो HUF को अपॉइंट किया या तो इंडिविजुअल को अपॉइंट किया कि तू हमारे कंपनी की पॉलिसी सेल कर, तो वो जितनी पॉलिसी सेल करेगा उस सेल के हिसाब से कमीशन मिलेगा ना, वो उस कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिख लिया है, ये वाली चीज हटा देना, जरूरत नहीं ना इसकी, पक्की बात। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा अब, हाँ ये वाला अगला, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर अब सिंपल है, कुछ खास इसको ADA में, अच्छा तुमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वही वो 1010D वाला प्रोविजन थे, जहाँ पर याद है प्रीमियम का अमाउंट अगर 10 या 20 या 15 से ऊपर होती है तो सम एश्योर्ड टैक्सेबल होता है, प्रीमियम का अमाउंट 10, 20, 15 से नीचे होती है तो सम एश्योर्ड, एक ही आंसर बच गया, हाँ एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। अब यहाँ पर वही वाले चीज़ की बात कर रहे हैं, 5 लाख का है है 10, 15, 20 और 5 लाख। हाँ वो 5 लाख आगे था तेरा, यूनिट में था शायद, यूनिट, हाँ इसमें था शायद। तो चलो यहाँ पर देखते हैं पहले एक बार, वो 1010D अलग प्रोविजन है, यहाँ पर इसने क्या बोला कि अगर तुम्हारा 5, 10, 15 के ऊपर है, तुम्हारा टैक्सेबल हो, TDS तो कटेगा, अगर 5, 10, 15 के ऊपर है और 1 लाख के ऊपर है तो TDS काटेंगे, ठीक है। क्लेम पर यहाँ पर प्लीज़ मेंशन कर लेना साथ में, 1 लाख जहाँ लिखा है ना कि 1 लाख प्लस प्रीमियम अबव 10, 20 और 15%। अगर पेमेंट पहले कर रखी होगी, तुम्हारा सेम फाइनेंशियल ईयर है ना, इसलिए इसी फाइनेंशियल ईयर में दोनों चीज़ें, इसलिए पंगा है। ये वाला मार्क करना, चेंज भी हुआ है ना तो आ सकते हैं। डेट ऑफ पॉलिसी बोली है इसने, ये सारी वो मान लो, चल मानो ही मत, 5 या 2% होगा, छोड़ो।
डेट ऑफ पॉलिसी है, सम एश्योर्ड है 5 लाख, प्रीमियम है 1.25 लाख और 10% मान के चलो, तो 10% का तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना, है कि नहीं है? सम एश्योर्ड का 10% कितना होता है? 50,000। तो 50,000 के ऊपर है ना प्रीमियम, एक ये भी हो गया, साथ ही साथ 1 लाख के भी ऊपर हो गया, तो टीडीएस कटेगा सम एश्योर्ड पर, कितने पर कटेगा? 6, 5 या 2, चल जो भी है ना, 5 या 2 पर कटेगा, पर किस पर कटेगा? मेच्योरिटी अमाउंट, पैसा जब मिलेगा तब टीडीएस कटेगा। आया समझ? नहीं आया? 6 लाख इज द अमाउंट यू गेट एट मेच्योरिटी, सम एश्योर्ड इज द अमाउंट विच यू आर पक्का गेटिंग, ठीक है, दैट वी नो, बट हाउ मच अमाउंट विल यू एक्चुअली गेट वो बाद में पता चलता है। तो जितना भी पैसा तुम्हें मिल रहा है वो सारी तुम्हारी इनकम है, उस पर टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में 50,000 है और 6,000 का प्रीमियम है, टीडीएस नहीं कटेगा, 1 लाख के भी ऊपर है तो नो टीडीएस। आया समझ? बताओ। देख, सेकंड वाले में सम एश्योर्ड 50,000 है, तेरी प्रीमियम की अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से कम होनी चाहिए, है ज़्यादा है, हो गया। साथ ही साथ 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए, है 1 लाख के ऊपर नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अमाउंट कैसे निकलेगी बस वो बता दो फर्स्ट वाले कौन सी वाली अमाउंट? में मार्च में मतलब टीडीएस की वैल्यू कितनी होगी? देख, तेरा टीडीएस की वैल्यू होगी 6 लाख का 10 या 2 या 5%। 6 लाख। हाँ जी, मेच्योरिटी है। हाँ, कोई दुख तकलीफ अब तक? चलिए नेक्स्ट 190। सितंबर अक्टूबर क्या आ सकते इसका? अरे ये ना अमेंडमेंट आई थी तब, सितंबर के पहले 5% चलता था रेट, बाद में उन्होंने रेट चेंज करके 2 कर दिया। ये अक्टूबर के बाद बोल रहे हैं कि पहले? अक्टूबर से, 1 अक्टूबर लिखा है ये ना। आगे से। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 5%। तो इनमें 5 लगेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, डेट ऑफ पॉलिसी दे रखी है, ये डेट वो वाली डेट है जब तुम्हें पैसा मिला, इसलिए हमने बोल रहे 5 या 2, ठीक, पक्का, कोई डाउट? 194E, ये वो बंदे हैं जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने, स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर और एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। एंटरटेनर माने वो जो अंबानी में शादी में नाचे थे सारे आके, एंटरटेनर्स, स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, पैसा मिल रहा है। अब एनी पर्सन पेइंग स्पेसिफाइड इनकम, कोई भी बंदा इनको जब पैसे दे रहा है, और ये बंदे नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एसोसिएशन एंटरटेनर्स हैं, इनको पैसा मिल रहा है, टीडीएस डिडक्ट होएगा, किस हिसाब से डिडक्ट होएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग दी पे की अर्लियर, ये अपने को आता है। 20% लिख रखा है, पे अटेंशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आप नॉन रेजिडेंट को पे करते हो तो सरचार्ज ऐड होता है, सेस ऐड होता है, अगर पेमेंट ऊपर होगी तो। यहाँ पर तो देखो 20% है तो मतलब प्लस सेस तो पक्के से पक्का होगा, और सरचार्ज होगा अगर पेमेंट ऊपर है तो। आया, याद आया? ठीक है। 9th इलस्ट्रेशन में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉइंटिंग ऑन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ठीक है। यहाँ से आया बाय अ न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स 25,000, इसको पेमेंट कर रही है ना, जो भी है पेमेंट तो करी है, 25,000 की पेमेंट करी, टैक्स कितने पर कटेगा? 20%, 5,000 आया, 5,000 प्लस 4%, 5,200 तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा उसको पेमेंट करने से पहले। तो 25,000 की पेमेंट पहले 5,000 तो हमने काट ही दिया। उसके बाद ये वाला भी मार्क करना, स्पोर्ट्स वाले का भी कराया मैंने मार्क, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव 194EE, डिपॉजिट इन एनएससी पोस्ट ऑफिस एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ पेमेंट 10%, 2,500, ठीक है। आपने पोस्ट ऑफिस में एनएससी वाले अकाउंट में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया है, जो पैसा मिलेगा लेटर ऑन 10% टीडीएस डिडक्ट होगा उस पर, अगर आपकी पेमेंट 2,500 के ऊपर है तो, ठीक है। नेक्स्ट, हमने लॉटरी में देखा था, अगर आप लॉटरी जीतते तो 30% था, ये बेचने वाले बंदे हैं,
मैं लॉटरी की टिकटें बांटती हूँ, तो लॉटरी की टिकट की कंपनी मुझे कमीशन देगी लॉटरी बांटने के लिए, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को मिलती है। तो मुझे कमीशन मिला कंपनी से टिकटें बांटने के लिए, वो कमीशन पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है 5 या 2%, अगर कमीशन 15,000 से ऊपर है तो। आया? कोई भी दूसरी कमीशन है तब भी सेम प्रोविजन है। ठीक हो गया? अब तक कोई डाउट? हर्षित कोई डाउट? नमन कोई डाउट? सेट है? इसमें से कुछ मार्क मत करना। 194 आई मार्क करो अब। रेंट कमर्शियल माने हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं है ना, तो अगर आप कोई भी रेंट पे कर रहे हो विच रिलेट्स टू एनी कमर्शियल प्लेस, ठीक है, तो उस रेंट के पेमेंट के टाइम पर आप टीडीएस काट दोगे। मैं तुमसे फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर ली है या मशीनरी प्लांट मशीनरी रेंट पर ली है और मैं तुम्हें रेंट का पैसा दे रही हूँ, तो मैं टीडीएस काट के रेंट का पैसा दूंगी। यहाँ तक सेट है? जो मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ इसमें भी ये 194C के अलावा 194 आई भी आता है। यहाँ पर पेमेंट करने वाला बंदा या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ जिसका अकाउंट ओपन होता है, या तो एनी अदर पर्सन है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पे विच इज अर्लियर। प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ये तो 2% और कुछ चीज़ें तो 10%। 2040 आपकी एक लिमिट है, यानी कि 240 तक का भाड़ा है तो सेट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 240 आई थिंक पर आना है, ठीक है, 2,40,000 पर आना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक। देख लो मिस्टर ए है, मान लो ये ऑडिट नहीं करवाते, टीडीएस कटेगा, बात खत्म। मिस्टर दूसरे में ऑडिट करवाते हैं, 3 लाख की पेमेंट करी रेंट की, कटेगा 10%, 30,000 आ जाएगा। बस एचयूएफ है, ऑडिट होता है इसका भी। बताओ 60,000 हाँ 60,000 बढ़िया हो गया, सेट है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट यू हैव 194 आई ए ऑल्सो काम की चीज़ है। 194 आई ए एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रो लैंड। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है जो एक रूरल लैंड नहीं है, रूरल होती तो कैपिटल एसेट भी ना होती, टैक्स ना लगता, मजे होते। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो टीडीएस सब कटता है। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रो, एनी पर्सन हु इज एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी। मैं वो ज़मीन खरीद रही हूँ तो मैं पैसा दूंगी, टीडीएस काट के दूंगी, ठीक है। किसको पैसा दे रहे? रेजिडेंट को एट द टाइम ऑफ पेमेंट और जब अर्लियर 1% जो भी ज़मीन की वैल्यू है उस पूरी ज़मीन की वैल्यू का 1% टीडीएस कट जाएगा, प्रोवाइडेड ज़मीन की वैल्यू 50 लाख से ऊपर होगी। यहाँ तक ठीक है। आई बी रेंट, अगेन रेंट आया, पर यहाँ पर अब चेक करो, देखो यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो लिखा है ऑडिट करवाना नहीं लिखा, तो ये बेचारे रह गए थे ना ऊपर, तो इनको अब यहाँ पर जिम्मेदारी दी कि चलो तुम भी मजे करो, थोड़ा सा टीडीएस काट लेना। तो इनको क्या दिया? इनको पहली बात तो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बोली, ये लोग रेजिडेंशियल के लिए भी काट सकते हैं। और यहाँ पर पेमेंट टाइम तो चलो ठीक है, 5 और 2% भी ठीक है, पर यहाँ पर रेंट पर मंथ का 50,000 है, ठीक है। तो अगर आप मंथली रेंट 50,000 से ऊपर पे करते हैं तो आप टीडीएस काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। जहाँ इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन से हैं जिनकी ऑडिटिंग नहीं होती, ठीक है। 194 आई जिनकी होती है वो तो काट ही सकते हैं, वो तो ऊपर काट ही रहे हैं ना, मतलब इस सेक्शन के अंदर ही काटेगा। हुआ पक्का बात। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ना, यहाँ पर जो रेंट बोला है, ये रेंट के बारे में बोला कि 50,000 पर मंथ का रेंट है, राइट। पर आपको एक और प्रोवाइजो बोला है। प्रोवाइजो क्या बोला है? जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है ना, वो ईयर एंड में करना है। लेस देन ही बोला है, हाँ, मतलब 50,000 के ऊपर होगा, ठीक है। तो आपको ईयर एंड में टीडीएस काटना है, बीच में हर महीना नहीं काटना, आपको क्वार्टरली नहीं काटना,
क्योंकि हमको पता है कि अगर आप हर महीने रेंट पे करते हो कुछ कुछ फिर आप झमेला करते रहोगे, तो आप पे करते रहो, साल के एंड में एक बार कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हारा 60,000 का रेंट है, ठीक है, 60 × 12 कितना आता है, 7,20,000, विच मीन्स इतना तुम्हारा रेंट बनता है, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, और हर मंथ के हिसाब से, क्योंकि आपकी रेंट 60,000 है, 50 के ऊपर है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। पर आपको ये भी बोला कि ईयर एंड में काटना, मतलब क्या हुआ कि आप हर महीने 60,000 का टीडीएस रेंट पे करते रहोगे आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपने 12th मंथ में आओगे, यानी कि मार्च की बात कर रहे हैं हम लोग, मार्च में आओगे, तो मार्च में आप जब 60,000 पे करोगे ना, तो उसमें से टीडीएस काटोगे। पर काटना तो पूरे साल का ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल आपने 50,000 से ऊपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर रेट तुम्हें बोला या तो 2 या तो 5, मान लो 2% है, कितना आया, कुछ भी बोलते 144 माने एक और 0 है। तो ये तुम्हारी जब लास्टली रेंट की पेमेंट जाएगी, उसमें से ये डबल कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें जो आखिरी रेंट होगा ना, मार्च के रेंट में तुम इतना पेमेंट करोगे। आया समझ? पक्की बात? श्योर हो? एक चीज़, अब यहाँ पर ही पुराना चल रहा होता तो 5% होता, तो तुम्हारा मैंने लिख रखा है 36,000 आता, 36 ही आता ना, और बचा तुम पेमेंट कर देते रेंट की, ठीक है। अब एक हमारे पास एक थोड़ी सी दुख है, तकलीफ है हमारा, कि भाई हमारा रेट चेंज हुआ है मिड ऑफ द ईयर में, राइट। तो अगर आपका ये सब तो ठीक है, 25,200 वाली। तुम्हारा अगर मिड ऑफ द ईयर चेंज हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा अलग अलग आएगा। तो देखो चेंज कब आया, सितंबर में, राइट। तो अप्रैल से सितंबर तक तुम्हारा 2% था, 5% था, और बाद में तुम्हारा 2% हो गया। तो ये इंटू 6 मंथ्स, तो तुम्हारा तब तक कुछ टाइम के लिए 5% है, और बाद में अगेन तुम्हारा 6 मंथ्स का इंटू 2% है। इसका इंटरेस्ट निकालो, 18,7200 टोटल आ गया 25,200। 72 माने 7200 टोटल आ गया 25,200। 10 मिनट में कैसे बढ़ता है, ठीक। ये लो टोटल आ गया। तब लेटर ऑन आप जब मार्च में पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपका टीडीएस अमाउंट आ गई ना, क्योंकि अलग अलग है, तो बस इतनी ये माइनस कर दोगे और पेमेंट कर दोगे। आया समझ? पक्की बात है। अगर टीडीएस पिछले साल का होता तो तुम्हें आएगा नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम इससे ही है कि तुम्हारा मिड ऑफ द ईयर चेंज हुआ है, और ये वाला जो है पेमेंट ही मंथली है। अब तक हमने सारी पेमेंट्स वन टाइम पेमेंट देखी थी, या ईयरली देखी थी, या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी देखी थी कि 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट या 1 लाख पर साल। कमर्शियल वाले रेंट में हमने जब देखा था तो 2,40,000 था, वो पर एनम था। यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप 50,000 हर महीना पे कर रहे हो, और मिड ऑफ द ईयर में तो आपका रेट चेंज हो गया। तो इसलिए आधे साल में आपका 5% टीडीएस कटा, बाकी आधे साल में 2% कटा। उस हिसाब से आपका टोटल टीडीएस ये आया, और इवेंचुअली आप लास्ट में जब पेमेंट करोगे तब आप टीडीएस डिडक्ट करके उसको आखिरी वाला रेंट उस हिसाब से पे करोगे, ठीक है। ये सब में एक प्रोवाइजो मांग करके रखना कि जो बंदा है जिसका टीडीएस कट रहा है, उसने पैन फर्निश किया है, मतलब पैन सबमिट किया है। मुझे, मैं रेंट दे रही हूँ, टीडीएस काट रही हूँ, तो मुझे पैन मिला होना चाहिए। अगर मुझे पैन नॉट फर्निश्ड होगा ना, तो मैं रेट जो होगा वो स्ट्रेट अवे 20% काट लूँगी, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? बताओ बताओ। किसका चाहिए? तुम्हें पेमेंट करिए तो तुम्हारा। नहीं, टेनेंट तो मैं हूँ ना, मैं रेंट पे कर रही हूँ, ओनर।
है, ब्रेक चाहिए, सेट हो सारे, ओके बात, शाबाश। बता, क्या लिखा है? अगर पैन नॉट फर्निश्ड है तो रेट 20% पे कटेगा, ठीक है, स्ट्रेट अवे, बढ़िया। ये आगे भी आएगा पर चलो ठीक है, तो कर लिया, क्योंकि ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन है ना, इसलिए मैंने अभी बता दिया, वो जो केस ABC है, बढ़िया, समझ आ गया आपकी बात? यहाँ पे 2 लगना था, 20 लगेगा। हाँ, 2 या 5 जो भी लगना था, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा है इलस्ट्रेशन 11 जो है वो तुम कर लोगे। 60,000 में तो हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया, आ ही गया आंसर। अगर टिल दिसंबर लेट आउट है तो बस, हाँ, सितंबर तक इतना, और बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का आ जाएगा, उस हिसाब से इतना। और अगर नहीं दिया ये है तब करेंगे ना जब साल दिया, और साल ही दिए। चल, तो यही वाला मान के चल, आसान मानना है, आसान नहीं मानना, क्यों 2% से निकालो। क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर तुम्हारा ये चल रहा है ना यार। आई लेस इस साल है 25 अभी, अगला साल है 25 अभी। पर अगला साल का टैक्स अभी पे कर देगा, नहीं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि हो गया अगला साल। ठीक है। अमाउंट पेबल अंडर एग्रीमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 45(1)(a। अब यहाँ पर ना इसको वैसे जान ले सकते हैं, ये कौन सा सेक्शन है? IC वाला। ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इस तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पर यहाँ पर हाँ, जैसे ना वो नहीं होता, अगर तुम्हारे साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो मैंने कंपनसेशन पे कर दी, या तो कोई एग्रीमेंट था जिसके तहत मुझे तुम्हें कोई पेमेंट करनी थी, तो ये बहुत वेग सेक्शन है हमारी किताब में। वैसे सेक्शन वेग नहीं है, पर हमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी है। तो कुछ भी पेमेंट करनी थी, जब आप पेमेंट कर रहे हो कुछ भी, किसी भी बंदे को 10% का डिटेल्स कटेगा, तो ये नहीं आने वाला, वो कुछ भी कैसे भी तो पूछेंगे नहीं। अगला 194J काम का सेक्शन है, सॉरी, इम्पोर्टेंट है। हाँ, J काम का इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, 3 टाइप की पेमेंट्स कर रहे हो। पहला तुम्हारी पेमेंट है कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस की। दूसरी पेमेंट है तुम्हारी किसी डायरेक्टर को, और तीसरी पेमेंट है तुम्हारी रॉयल्टी, और चौथी है दूसरी को मैं कह रही हूँ, इसको नॉन कम्पीट फीस टाइप पे कह सकते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप की पेमेंट्स हैं, इस सेक्शन में 4 टाइप की पेमेंट्स रखी है, और ये 4 टाइप की पेमेंट्स की अलग अलग उन्होंने रेट शूट्स दे रखे हैं, इसलिए बाइफरकेट किया। अब यहाँ पर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शेयर हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये अगेन ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर आएगा। मतलब यहाँ पर पेयर कौन है, कोई भी पर्सन या तो कोई इंडिविजुअल शेयर जिसका अकाउंट ऑडिट होता है, तो ये पेमेंट कर रहे हैं, और ये 3 टाइप का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपको पेमेंट जो करनी है हर जगह पर एग्जेम्पशन दिए होते हैं, तो हर चीज़ में इन्होंने एग्जेम्पशन दिया, पर डायरेक्टर में कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया। मतलब अगर आपने प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस की पेमेंट किया तो 30,000 तक नो TDS, डायरेक्टर में कोई नहीं है, मतलब आपको जितना भी पेमेंट करोगे सारे पर लगेगा। यहाँ पर रॉयल्टी में 30,000 तक नो TDS, यहाँ पर भी 30,000 तक नो TDS, ठीक है। डायरेक्टर को जितना भी पेमेंट किया, 2 रुपया भी पेमेंट किया, TDS लगेगा, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट राउंड ने बोला रेट क्या है, 10% एंड 2% फॉर पेमेंट बीइंग ए पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर एंड रॉयल्टी। तो कॉल सेंटर यानी कि टेक्निकल सर्विस होता है, तो तुम्हारा 2% आएगा, रॉयल्टी में 2% आएगा, डायरेक्टर में 10% आएगा, और नॉन कम्पीट फीस में भी 10% आएगा। इस सेक्शन का ये
प्रोफेशनल सर्विस जो टेक्निकल नहीं है उसमें तो 10% आएगा ना। हाँ हाँ राइट, कर सकते हैं कि नाम फिर से एक्स्ट्रा लिख देते हैं। बहुत अधूरी अधूरी जानकारी है तुम्हारी किताबों में, नहीं? नहीं आया बिल्कुल। तो नहीं, आईटी तो- में भी 2% तब आएगा अगर रिलेटेड टू फिल्म है, नहीं तो उसमें भी 10% आएगा। चल से चलेगा इनमें 30 तो है। हाँ बोलो। करेक्ट। तुम्हारा जो ये दिक्कत है ना, प्रॉब्लम, उसकी आधी आधी जानकारी है। क्वेश्चन से समझाओ। हाँ क्वेश्चन से समझाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इलस्ट्रेशन 12 तुम्हारा क्या है, खुशी पेयर है, अब वो पे कर रही है। अच्छा उसका ऑडिट होता है, बात खत्म हो गई, तो मतलब लाइबल तो है, तो पर्पस प्रोफेशनल फीस। क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड। नेक्स्ट प्रोफेशनल फीस 45,000। 10%। प्रोफेशनल फीस नॉट टेक्निकल, सिर्फ ये वाली है ना, ये तो कहानी है टेक्निकल कॉल सेंटर वाली टेक्निकल। सिर्फ प्रोफेशनल फीस लिखी होगी तो 10% आएगा। 30K के ऊपर है, सारे पर कटेगा 4500 आ गया। कॉल सेंटर है तो 2%। ये वाला आएगा 2% और तुम्हारा डेटा डिडक्ट होगा। टेक्निकल सर्विस है तो इस पे नहीं आएगा, इस पर TDS नहीं कटेगा क्योंकि DST है उसमें। नेक्स्ट उसे बना, ये वाला इतना आएगा मैंने डेप्थ में, चलो इस ठीक पे है। भी नहीं आएगा। बी लिमिटेड है, हाँ ऑडिट नहीं होता इसका, पर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी है ना, और पर्पस ये अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा? डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो आएगा ना। ठीक है 10%, 2800। आएगा डायरेक्टर को भी। हाँ जी, क्यों नहीं आएगा? इसमें ऑडिट का कोई पंगा नहीं है, ऑडिट का कोई कंसेप्ट नहीं, ऑडिट का पंगा सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए है। खुशी प्रोफेशनल फीस 42,000 है, तो हाँ 4200 हो गई। टेक्निकल सर्विस है तो देखो फटाफट, 29,000 की टेक्निकल सर्विस। 29,000 अच्छा नहीं आएगा, 30 से कम है। 30 से कम है ना, बस बात खत्म। रॉयल्टी फिल्म वाली है मान लो, 2%। 10%। फिल्म वाली है तो 2%। बस सेट। आईडी क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पूछ रहा है, हाँ इंडिपेंडेंट क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 10%? हाँ जी 26,000। बहुत अगला काट दो सारा, है अगला सारा काट दो। क्यों? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ही नहीं है तो इम्पोर्टेंट।
194K वाला जो है ना, ये काट दो। 194M को इम्पोर्टेंट मत करो, इम्पोर्टेंट मत करो, जो काम की चीज़ तो है पर चलेगा, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना नहीं आएगा। देखें जाने ऐसे ही लिखा है। देख के नहीं जाते। ये TDS ख़त्म करके 5 मिनट की ब्रेक करेंगे, फिर TCS ख़त्म कर देंगे आने जो आफ्टर खींच ही रहे हैं तो खींच लो पूरा ही। 194M ये लिख लिया सबने, मिटा देना इसका गंतव्य फोटो खींच के रखो। इसको मैं भी लिख लूँगी। गलत नंबरिंग थी क्या? जी आपने कर रखी थी। थिंग्स ये ऑडिट रिक्वायर्ड क्या लिखा आपने? मैं मार दूंगी, मैं कब से लिख अरे रही मैं हूँ ध्यान ये चीज़ नहीं दिया इसमें। क्या ये इन केस में जरूरी है ऑडिट? तो। हाँ मतलब ये सेक्शन में इंडिविजुअल एच और TDS तो ही काटेगा अगर उसका ऑडिट हुआ तो, इसलिए वो सेक्शन इकट्ठे कर रहे हैं। एक ही तो है जिसमें ऑडिट की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल, वो लैंड वाला, रूरल लैंड। नहीं उसमें भी था, आगे भी था, सैलरी में भी हो गया। ऑडिट के बारे में कुछ बोल रखा है? नहीं बोल रखा। सैलरी सबसे पहला। वो भी तो हो गया। वो सैलरी है। अरे पर TDS है ना। सैलरी है। 194M में क्या हो गया? अब यहाँ पर प्लीज देखो, ये किस पर्पस के लिए TDS का डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पर पर्पस में वो कैच है। उन्होंने बोला पहला, फॉर एनी वर्क बाय वे ऑफ कमीशन या बाय वे ऑफ फीस और फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट। तो अगर तुम्हारा, तो इन्होंने एनी वर्क बोला, बाय एनी वर्क ऐसा ही मान लेते हैं, कैरिंग आउट एनी वर्क। अगर कमीशन वाला अलग मान लो और उसके बाद तुम्हारा बाय वे ऑफ फीस या तो ये प्रोफेशनल वाला, ठीक है। ये जो एनी वर्क है वो तुम्हारा 194C का है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला C कॉन्ट्रैक्ट था ना, अगर याद हो। ये जो कमीशन वाला है ये 194H वाला है, और जो प्रोफेशनल वाला है ये अभी हमने पढ़ा 194J वाला है, ठीक है। अब इन सब जगहों में जब हमने पढ़ा तो देखो यहाँ पर भी ये ही C आ रहा है, ये J भी आ रहा है। आई थिंक हमको H भी लिखना था और हमने मिस किया है। सो लेट्स जस्ट विजिट दैट सेक्शन। ये आपने पहले ही दिखा दिया था। क्या चीज़? कुछ नहीं आपसे। H भी है ना, ये तभी मैं इसी वक्त पर इकट्ठा कर रही थी। तो यहाँ पर आपने क्या बोला हुआ था? तो नहीं कट सकते, वो लोग काट नहीं सकते। यहाँ अब हक दे दिया कि तुम काट लो, कोई बात नहीं। तो अब इट मे बी नोटेड दैट ओनली इंडिविजुअल HUF अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194C, H और J आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। इसलिए ही यहाँ पर हमें मन हुआ कि तुम क्यों नहीं करोगे, तो 194M के अंदर हमने उनको हक दिया, काट लो, तुम भी काट लो, ठीक है। किसका काटना है? रेजिडेंट का। और कब काटना है? पेमेंट या तो एंट्री विचेवर इज अर्लियर। कितने का काटना है? 5 या तो 2%। चेंज हुए रेट्स, ठीक है। ये जो 5-2 है ना, ये सब जगह पर सेम चल रहे हैं। ये 194CHJ में ये 5-2 सेम है, एग्जैक्ट सेम है, यही चीज़ है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। 5 और या 2%। पर अब इनको तो ही काटना है अगर पेमेंट है 50 लाख के ऊपर, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं। इनका भले टैक्स ऑलरेडी ये वो कुछ नहीं होता, पर उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पेमेंट करी है कि अब हमें भी लग रहा है कि इनको भी काटना चाहिए। तो अगर 194M में इस सेक्शन में TDS कटेगा अगर
इंडिविजुअल या तो एचयूएफ ने जो पेमेंट करी है वो 50 लाख के ऊपर है, बस किस पर कटेगा, वही 2 या तो 5, ठीक है। कैश विड्रॉ करवाया आपने किसी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बहुत सारा पैसा विड्रॉ करवा लिया है, जिसकी अमाउंट देख लो ज़्यादा ही है, मतलब आपकी अमाउंट है 1 करोड़ तक क्या होता है ना, इफ़ नो ITR इज़ फाइल्ड। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका जो ITR फाइल नहीं करता, तो और आपने पैसा निकलवाया है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, तो 2% का TDS कटेगा उस विड्रॉल पे। अगर आपने पैसा निकाला है 2 करोड़ से ऊपर का, नहीं 1 करोड़ से ऊपर का, तो 5%। अगर आपका ITR फाइल करते हो तो 1 करोड़ के ऊपर 2%, 1 करोड़ के नीचे कोई TDS नहीं। और अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 3 करोड़। इसका चार्ट चूट बना लोगे ना, कि बनवा दो मैं कि हो जाएगा, देखो। इम्पोर्टेंट कौन सा बताया आपने इसमें से? वो जो ठीक है, अब तक नहीं, जो पहले वो हो गया। आसान नहीं हो जाएगा। अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है अप टू 1 नहीं, आपका ITR होता है, या तो ITR नहीं फाइल करते हो, या तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। अगर आप ITR फाइल करते हो तो अप टू 1 करोड़ नो TDS। अगर आप ITR फाइल करते हो और अबव 1 करोड़ कितना TDS है बनता है? 2%। 2%। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो 3 कितना, 50 लाख भी है ना, अच्छा 20 लाख है, 20 लाख तक नो TDS, 20 से 1 करोड़ तक कितना है, 2, और 1 करोड़ से ऊपर 5% होगा। कहाँ लिखा है ये सब? तो लिख लेना, अरे फिर भी कहाँ लिखा है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी है अच्छा यहाँ बात है। तो अप टू 3 करोड़ नो TDS, और 3 करोड़ के ऊपर कितना, 2%, ठीक है, बढ़िया। ऐसे ये क्या बना दिया आपने? और ये क्या था, बैंकिंग और कोऑपरेटिव, अगर इनसे पैसा निकलवाया, कौन सा वाला लास्ट डब्बा? नहीं जो हमने ये किया बैंकिंग और कोऑपरेटिव। हाँ, इनसे तो पैसा निकलवा रहे हैं, मतलब ये TDS काटेंगे ना। आप बैंक से पैसा निकालोगे, बैंक आपको TDS काट के पैसा निकलवाने देगा। ये सेक्शन कौन सा था, 194 है। और अगर लाभ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो नो TDS। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया 1 करोड़ तक नो TDS। 1 करोड़ के मतलब विड्रॉ, 1 करोड़ कौन विड्रॉ करता है? कोई लॉजिक है? लॉजिक की बात मत करो, बहुत कुछ ऐसा पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अच्छा, तुमने वो देखा है कभी बैंक गए हो तो एक गाड़ी भर के आ रही है, ब्लू कलर की वैन है जिसमें 4 बंदे हैं, बहुत सारा कैश है, सब लोग ATM में भर रहे हैं पैसा? नहीं देखा तुमने? बहुत बार देखा होगा ये तो यार, ऐसी चीज। अच्छा ऐसे, अब वो लोग तो विड्रॉ करते हैं, और वो तो कितना विड्रॉ करते होंगे, उनको नहीं है कुछ TDS नहीं तो वो तो TDS ही भरते रह जाएंगे। बैंक खाली एक बैंक से पैसा निकाल के ATM में डालने के लिए TDS भरती रह जाएगी, तो उनके लिए प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेंट पैसा निकाल रही है तो उनके लिए प्रोविजन नहीं है, ठीक है। TDS काट के जब खुद ही लेना है तो फिर वो बोले पैसे सीधा ही देता उनको। ये लास्ट में एक्सेप्शंस लिखे हैं, गवर्नमेंट ने पैसा निकाला TDS नहीं, बैंकिंग कंपनी ने ही पैसा निकाला TDS नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निकाला नहीं, पोस्ट ऑफिस ने निकाला, वाइट लेवल ATM ऑपरेटर जो ATM ऑपरेटर्स होते हैं
उन्होंने निकाला, उनके लिए कोई डिटेल्स नहीं। यहाँ तक ठीक? LA आपकी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड का जबरदस्ती कब्जा हो गया, गवर्नमेंट ने कर लिया, उसके बदले आपको 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख में क्या लिखा मैम आपने? अप टू 3 करोड़ नो DDS, 3 करोड़ के ऊपर 2%। अच्छा हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, तो 2.5 लाख के ऊपर कब्जा कर लिया, 2.5 लाख के ऊपर उन्होंने पैसे दिए हैं तुमको, और अगर 2.5 लाख के ऊपर पैसे दिए हैं तो TDS काट के देंगे 10% के। ठीक है, जान दो, आगे आ जाओ। ECO, पेमेंट बाय ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये जो क्या कहते हैं इनको, अमेजोन ECO है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिस पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, सेलर्स होते हैं, गुड्स बेचते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके अंदर अमेजोन में बहुत सारे अलग अलग सेलर्स हैं, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो पेमेंट ECO, अमेजोन अपने बेचने वालों को, अपने सेलर्स को कोई पेमेंट कर रहा है, वो वहाँ पर है ना। कैसे पेमेंट कर रहा है? जब मैं अमेजोन से कुछ खरीदती हूँ तो मैं वो बंदे को पेमेंट थोड़ी करती हूँ, मैं तो अमेजोन को करती हूँ ना, तो अमेजोन फिर उस बंदे को भी तो पेमेंट करेगा, राइट। तो वो बंदे को जब पेमेंट करेगा, और अगर वो पेमेंट क्या कहते हैं अप टू 5 लाख के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर तो TDS काटेगा। कितना काटेगा? सिर्फ 0.1% आफ्टर वो चेंज हुआ है। तो अब अगर बाद का तारीख आता है तुमको तो 0.1%, और पहले का है तो 1% है। सिंपल है। अमेजोन अपने अमेजोन की साइट पर सेलर्स को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, TDS काट के पेमेंट करता है। TDS काट के जो वो पेमेंट करता है वो 1% होगी या 0.1% होगी एज पर दी अमेंडमेंट डेट्स, और पेमेंट डिडक्ट तभी होगी जब आप किसी इंडिविजुअल HUF को सॉरी अगर आप किसी इंडिविजुअल HUF को पेमेंट कर रहे हो तो कोई डिडक्शन नहीं है। ये जो लास्ट वाला डब्बा है वो एग्जेम्पशन का है ना, तो अगर इंडिविजुअल HUF को पैसा दे रहे हो तो कोई काटना नहीं TDS। अगर किसी और को दे रहे हो तो काटना है, तब भी कब काटना है? जब आपने 5 लाख तक का क्या कहते हैं वो ग्रॉस के ऊपर है, सेल्स जो है ना उसकी 5 लाख से ऊपर है तो। बैंक में उधार दे दिया तभी नहीं होगा। नहीं, वो थोड़ा रहने दे वो वाला चीज़, एम्बिगुअस सा पॉइंट है वो, जान में। यहाँ तक समझ में आया है? पक्का बात है? नमन क्लियर है सब कुछ? आगे श्योर, आगे बढ़े। 194 पी काट दो। कितना धड़ाधड़ पेन उठा। चलो ठीक, 194 क्यों पढ़ना है? ये वाला ना वैसे TCS से रिलेटेड है सेक्शन। TCS में यही प्रोविजंस आते हैं, पर आपको सारे प्रोविजंस हैं नहीं। ये एक उल्टा सेक्शन है, मतलब जैसे हम यूजुअली कैसे देखते हैं कि पेयर ज़्यादा है तो फिर वो TDS काटता है। यहाँ पर बोला कि बायर हुज टर्नओवर इज मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ इन द लास्ट वो जो भी ईयर्स, तो जो खरीदने वाला बंदा है, जो मेरे को पैसे दे रहा है ना, वो बहुत अमीर आदमी है, तो आपको TDS काटना है। ऑलरेडी उल्टी चीज़ है ये, ठीक है। देखने में तो कुछ नहीं जाएगा इसका, बस इतना ही है। काटेगा कौन? ऑफ कोर्स सेलर काटता है। क्यों? पे ही काटना है, पे ही काटना है। सेलर को तो पैसा मिल रहा है ना। इसमें TDS काट कौन है? यही पहला डब्बा बायर TCS में आया TDS उल्टा है, 12 का तभी तो दिक्कत है ना, इसीलिए तो दिक्कत है। कटरा सेलर का है ये। TCS, चलो TCS में देख लेंगे इसको, जान दो आगे इतना, क्योंकि TCS में तो मैं है नहीं कम, तो फिर ज़्यादा आएगा नहीं। चलो ठीक है। अब वो एम्प्लॉयर नहीं भेज देता बंदों को, बाहर जाओ घूम के आओ, थाईलैंड घूम के आओ, बेनिफिट दे दिया। जब बेनिफिट दिया, मान लो टिकट करवा के दे दी सीधा कंपनी के अकाउंट से, तुम घूम के आ गए, कभी पता ही नहीं चला कि हमने कभी भी ऐसा कोई ट्रिप भी मारी है, हमको ऐसा कोई बेनिफिट भी मिला है, राइट। प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में अब बोलने लग गए कि अगर कोई बेनिफिट देते हो तो TDS काट के देना। तो एनी बेनिफिट परक्यूटेड वेदर इन कैश और काइंड और पार्टी कैश काइंड, जो भी पर्टेनिंग टू बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी बंदे ने किसी भी बंदे को दिया है, देख यहाँ पर भी नहीं है ना, टर्नओवर का कुछ भी नहीं है,
किसी भी बंदे ने किसी भी बंदे को दिया है बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट, पहले ही मतलब TDS पहले ही काट लो। अगर आपको थाईलैंड की ट्रिप दे रहे हैं तो जो भी टिकट टुकट का पैसा होगा उसका पहले TDS 10% का डिडक्ट करके तुम्हें ले लेंगे। 20,000 के ऊपर का बेनिफिट होना चाहिए तो TDS कटेगा। यहाँ तक ठीक है। 194S का RT दी काटू, और 194T ये नया आया, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, तो पूछने का चांस ज़्यादा, ये न्यू है। कोई भी पेमेंट करिए एक फर्म ने अपने पार्टनर को बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट, तो TDS कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और 10%, 20,000 बस। ठीक, फिर नीचे आओ फटाफट, बस थोड़ा सा हिम्मत रख लो। इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्सेस सेक्शन 195A, TDS खत्म हो गया हमारा, अब खाली 1-2 प्रोविजन पढ़ रहे हैं। प्रोविजन मैंने क्या बोला आपको याद है, मैंने ग्रॉस वाला बताया था। अगर आपको TDS पे किया जाता है तो आप ग्रॉस अमाउंट देखते हो, यानी कि अगर मैंने आपको 80 रुपये दिया है TDS काट के 20 का, तो आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है टोटल ना, मतलब TDS मैंने काट के। तो अब इस केस में यहाँ पर तो आपको पता था क्या है क्या नहीं। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आपको मान लो 40,000 की पेमेंट आई है, ठीक है, और इसमें 10% TDS कटा हुआ है, तो फिर वो ग्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, तो बस यहाँ पे वही बोला है कि जो भी आपको TDS कैसे आएगा, अमाउंट पेड इनटू रेट ऑफ TDS अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ TDS, सेम ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ TDS, तुमने TDS काट लिया ना, देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट नहीं पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का क्या करना है, हम अपनी बात करते हैं ना। गवर्नमेंट काट दो, 3 और 4 पॉइंट्स देख लो। एनी अदर पर्सन डिडक्शन मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू फेब, कोई भी डिडक्शन तुमने किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में मार्च को छोड़ के, ठीक है, तो अप्रैल से लेकर फेब में कोई भी डिडक्शन किया है तो जिस भी मंथ में किया है उस मंथ की 7th तारीख, उसके अगले मंथ की 7th तारीख, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। फेब है तो फेब के बाद क्या आता है, सॉरी अप्रैल है तो अप्रैल के बाद मई नहीं आता, तो 7 मई। क्वेश्चन तो ठीक, मेरे को क्यों पता है, मैं लिख भी देती, पर अगर तेरा अप्रैल के बाद जून आ रहा होता ना, तेरा अगले महीने पेपर होता। कोशिश तो यही कर रहा हूँ। सोच, शुक्र है नहीं आता। जा रहे हो तुम परसों पेपर देने। परसों अच्छा मैंने बताया। ठीक, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं है एक ही है। बंदा बचा है। नहीं यार सोचे तो मैं क्यों भगा रही तुम्हारा सिलेबस पढ़ा रही, इसलिए दो तो हैं। 7। और अगर तुम्हारा लास्ट है, इफ द इनकम इज करेंट इन द मंथ ऑफ मार्च, तो तुम्हें अगर मार्च है तो मार्च के बाद अगला महीना अप्रैल है। हाँ, पर अप्रैल है, पर अप्रैल में 7th तारीख नहीं दिया है, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं, तो मिला 30। तो मतलब आप TDS डिडक्ट करो। मैंने आज तुम्हारा TDS काटा है तो मेरे को गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा अगले महीने की 7 तारीख तक, एक्सेप्ट मार्च का TDS है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वार्टरली रिटर्न्स, ये देखो TDS में प्रोविजंस कंप्लायंसेस बहुत होते हैं ना, तो इसलिए क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करते हो तुम, जो भी तुम TDS एक क्वार्टर में काटते हो उसका रिटर्न सबमिट करोगे क्वार्टर खत्म होने की अगले मंथ की 31 तारीख, बस उतना ही है। अप्रैल मई जून में जितने TDS काटे, जुलाई 31 तक सारी डिटेल दे दो। समझ में आ रहा है? जुलाई अगस्त सितंबर जितने TDS काटे, अक्टूबर में सारी डिटेल दे दो। 31 मार्च का खाली अलग है, मार्च के बाद अप्रैल मई में सारी डिटेल दे दो, ठीक है। अप्रैल का महीना छोड़ दिया, मई में मांगा है सब, नहीं तो डायरेक्ट अगले महीने मांगा है ना। जून है तो जुलाई में मांगा, सितंबर में खत्म हुआ तो क्वार्टर के अक्टूबर। एक मंथ के बाद जो क्वार्टर हो लास्ट वाले की बात कर रही है? नहीं, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में तो जून है तो जुलाई में मांग लिया। क्वार्टर खत्म होने के 1 मंथ बाद। 1 मंथ बाद नहीं, क्वार्टर खत्म होकर नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ बाद तो फिर अगला ही महीना हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वही ठीक है। मतलब तू बोल रही हो सही बोल रही, ठीक है फिर सेम ही हुआ, चलो। अच्छा 1 मंथ बाद क्योंकि 31 है, करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ तक ठीक, ये नहीं ना याद होने वाला है ना करने की जरूरत। फॉर्म्स नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें सिर्फ इतना है, ये जो तुम्हारा
टेबल सी टाइम लिमिट्स फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट। तुम TDS काटते हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कट गया मेरा? तो तुम बताओगे कि मैंने काट लिया तेरा, यही है बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? क्योंकि मैं जब अपने रिटर्न्स फाइल करूंगी तो मेरे को भी तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा टैक्स कम करो भाई, मेरा इतना तो TDS कट चुका है, तो वो सर्टिफिकेट प्रूफ होगा। ठीक है, तो जो बंदा TDS काटेगा वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि हमने तुम्हारा काट लिया, ये लो बता देना उनको। तो ये तुम्हारा, अगर तुम सैलरीड पर्सन हो तो तुम्हारा एनुअली सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको वो तुमने फॉर्म 16 कहते हैं, फॉर्म 16 कहते हैं। इतना मेन 12A 12B और ये सब याद नहीं करना, बाकी सारे में फॉर्म 16A है, बस तुम्हें दो याद करने हैं, इतने काफ़ी रहेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, सैलरी वाले बंदे हो तो एनुअल सर्टिफिकेट जनरेट होता है फॉर्म 16A। अगर अदर देन सैलरीड वाले बंदे हो, क्वार्टरली सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्म 16A। ठीक है, ऊपर A 16 और नीचे 16A। बढ़िया। तुम अगर TDS डिडक्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक टैन मिलेगा, टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, अप्लाई करना पड़ता है, मिलता है, और उस नंबर के हिसाब से तुम TDS डिडक्ट करते हो। बढ़िया। लास्ट में लिखा हुआ है TDS डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर। लास्टली रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर। मैंने कहा था ना, पैन देना पड़ता है, नहीं देते हो तो बड़ी गड़बड़ होती है, तो 20%। अगर तुम पैन नहीं फर्निश करते, देखो कैसे होता है। आपकी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर आपका मान लो अप्रैल का TDS है तो कब तक सबमिट करना है, TDS कब तक सबमिट करना है? अगले महीने की 7 तारीख, याद आ रहा है? तो अप्रैल है तो मई 7। तो अब ये हमें समझ में आ रहा है। तो जो आप ऐसे बस महीना खत्म हो, इस 7 दिन में आप कैसे कर लोगे? राइट, दिक्कत है ना। तो आप सेक्शन वाइज TDS सबमिट करते हो कि मैंने इस सेक्शन के तहत इतना TDS काटा है, इस सेक्शन के तहत इतना TDS काटा है। उसके बाद आप फिर एक रिटर्न्स फाइल करते हो। रिटर्न्स कब फाइल करते हो? क्वार्टर खत्म होता है अप्रैल में जून का, तो फिर जुलाई 31। इस क्वार्टर में तुम पर्सन वाइज डिटेल भेजते हो कि अच्छा सुनो, मैंने इस बंदे का इतना TDS कटा है। बताओगे कैसे? पैन देकर कि देखो ये पैन आया था। अब क्योंकि तुमने पैन वहाँ फर्निश कर दिया और उनका पैन और यहाँ पर तुम्हारे पास मैच हो जाता है, तो उनके अकाउंट में सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि इस बंदे का इतना TDS कट चुका है, मतलब इस पैन अकाउंट का इतना TDS आ चुका है। ठीक है, अगर तुमने पैन फर्निश नहीं किया तो कभी नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस बंदे का कितना TDS कट चुका है। राइट, तो वहाँ दिक्कत है, और बहुत सारे कंप्लायंसेस में भी दिक्कत है, और वो जो सामने वाला बंदा है उसको भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हर तरीके से हम कहते हैं कि आपको पैन फर्निश करना है, और अगर आप नहीं फर्निश करते हो तो जो भी रेट चल रहा होगा आपका, वो या तो 20% विचेवर इज हायर कटेगा। विचेवर इज हायर मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे कैजुअल इनकम था, वो विनिंग था, वहाँ पर 30% था, तो कम थोड़ी कर देंगे, तो विचेवर इज हायर कटेगा। ठीक है, आया समझ? शुक्र।